Today I'm going to discuss very important topic, that is Battle of Plassey. Battle of Plassey is very important because this battle actually laid the foundation of East India Company, or you can say British Empire in India. तो बैटल ऑफ प्लासी का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीछे क्यों हुआ, व्हाट वर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और भी क्या क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, सो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी। सो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, इट टुक प्लेस ऑन 23 जून 1757। 23 जून 1757 को ये बैटल स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द वेरियस फैक्टर कॉजेस दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आउटब्रेक ऑफ दिस बैटल। ये बैटल हुआ क्यों था, इसके पीछे रीजन क्या थे। तो वो रीजन समझने से पहले आपको बंगाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको आपको समझना पड़ेगा। बंगाल वाज एट दैट टाइम, इट वाज रूल्ड बाय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला वाज बेसिकली द नवाब ऑफ द बंगाल, और बंगाल में उसका रूल था। लेकिन उससे पहले बंगाल की सोसाइटी कैसी थी, ब्रिटिशर्स वहां पर आए, लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया, तो उसके बारे में कुछ बताता हूं पहले। एक्चुअली सिराजुद्दौला वाज सक्सीडेड बाय अलवर्दी खान। अलवर्दी खान अलवर्दी खान की 3 बेटियां थी, 3 डॉटर। उसमें से जो सेकंड डॉटर थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला, हु बिकेम दी सक्सेसर ऑफ अलवर्दी खान। तो ऑब्वियसली जो एल्डेस्ट और यंगेस्ट जो डॉटर हैं, उनके और उनके बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा कि सिराजुद्दौला रूलर बन गया उनको बाईपास करके। सो अलवर्दी खान रूल करता था 1740 से। ही स्टार्टेड रूलिंग कलकत्ता। उसके पहले उसने उससे पहले जो वहां पर जो रूलर थे सरफराज खान, उनको उसने हराया था। एंड ही डिफीटेड एक्चुअली द नसीरी डायनेस्टी, एंड ही वाज फ्रॉम अफसार डायनेस्टी। तो क्वेश्चन ऐसा जनरली पूछते नहीं, लेकिन कभी पूछते थे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ही वाज फ्रॉम बेसिकली द अफसार डायनेस्टी। अब बंगाल उस टाइम पर क्या था, उसकी सिचुएशन क्या थी। एक्चुअली अलवर्दी खान का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, हाँ, विज़-आ-विज़ पीपल ऑफ बंगाल, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी गुड। ही वाज वेरी फैनेटिक मुस्लिम। तो उस केस में क्या करता था, देयर वाज लॉट ऑफ सप्रेशन। सो बंगाली जो पीपल थे, उन्होंने पेशवा को भी इनवाइट किया था। तो एक्चुअली 1707 में कुछ इवेंट हैं, जैसे औरंगजेब डाइड। औरंगजेब डाइड, और औरंगजेब जैसे ही मरा, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, क्योंकि द सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब दे वर एक्चुअली इनकैपेबल। हाँ, बहादुर शाह, उसके बाद हाँ जहांदर शाह, फारूक सियार, ये लोग बनेंगे किंग, बट दे वर एक्चुअली वेरी वीक। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला बिकेम द किंग। सो किंग वाज वीक। सो जो लोकल सत्रप थे, जो प्रोविंस जो चलाते थे, जो गवर्नर थे, दे स्टार्टेड असर्टेड देयर सोवरेनिटी। उन्होंने अपने आप को मुगल से अलग किया और उन्होंने अपना रूल जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया। सो बंगाल में इन 1717, यू कैन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फारूक सियार, 1717, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, उसने बंगाल को एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट डेवलप किया, जो इन थ्योरी ही वाज अंडर द मुगल एम्पायर, बट प्रैक्टिकली ही वाज एक्चुअली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो ये सीन था। सो मैंने बताया जब अलवर्दी खान का रूल था, तो उस टाइम पर जैसे ही औरंगजेब मरा, तो उसमें उसका जो मेन जो चैलेंजर था उस टाइम पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, दैट वाज एक्चुअली द मराठा एम्पायर। औरंगजेब के मरने के बाद मराठा एम्पायर का एडवांसमेंट काफी ज्यादा हुआ था।
सो बंगाल का जो उस समय का पॉलिटी था, सो बहुत सारे जमींदार थे, लोकल थे, उन्होंने मराठा एम्पायर को इनवाइट किया। दे इनवाइटेड एक्चुअली द पेशवास, और उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स रूलर दे आर हैरेसिंग अस, सो यू प्लीज कम एंड हेल्प अस। सो मराठा रूलर जो वहां पर थे उन्होंने तैयार हुए, बट हुआ क्या कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलवर्दी खान व्हेन दे अटैक्ड बंगाल, दे रैंसैक्ड बंगाल, दे रैंसैक्ड बोथ हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम्स। उसमें एक, जैसे बहुत सारे फ्री लांसर थे उनकी आर्मी में जो होते थे, जैसे एक बर्गिस कम्युनिटी थी, सो वो उनको कोई रेगुलर पेमेंट या सैलरी जो है वो नहीं मिला करती थी। सो वो क्या करते थे, दे एक्चुअली यूज टू लूट द विलेज और एरियाज दैट वाज एक्चुअली डिफीटेड बाय द मराठा आर्मी। सो वहां पर वो जो लूट थे, जो वॉर बोटी उनको मिलता था, उससे वो अपना काम चलाते थे। सो बर्गिस जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा इनके एट्रोसिटीज थी। सो बंगाली जो हिंदू थे, दे इनवाइटेड मराठास, बट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर लूटेड सेम, इन सेम मैनर बाय दी मराठाज, स्पेशली द फ्रीलांस सोल्जर दैट इज द बर्गिस। हाँ, बर्गिस एक कम्युनिटी है, जैसे पिंडारीज एक कम्युनिटी थी, ये सब फ्रीलांसिंग सोल्जर थे। जब भी वॉर होता था तो दे यूज्ड टू ज्वाइन द एक्चुअल मराठा फोर्सेस। सो ये जो वहां पर सीन था, उस केस में सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर। सिराज बिकेम द रूलर, और सिराज जब रूलर बना तो प्रॉब्लम उसके लिए काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि एक तो इंटरनल प्रॉब्लम था। इंटरनल प्रॉब्लम कि जो उसकी आंटी थी, हाँ, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड डॉटर ऑफ अलवर्दी खान, दे वर नॉट एक्चुअली हैप्पी विद द राइज ऑफ सिराजुद्दौला। और दूसरा, उसी टाइम पर एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी था। एक्सटर्नल प्रॉब्लम वाज आल्सो गोइंग ऑन। एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये था कि जैसे वहां पर एक सिटी था कलकत्ता, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। 1698 में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसका नाम था जॉब चार्नो। सो उसने और उसके सन इन लॉ ने वहां पर 3 विलेज परचेस किए थे, गोविंदपुर, सुतानाटी एंड कोलिकटा। और ये 3 विलेज लोकल जमींदार वहां से थे, उनसे खरीदा था। एंड दिस 3 विलेज वाज लेटर डेवलप्ड इनटू कलकत्ता सिटी। कलकत्ता सिटी में बाद में डेवलप हुआ था, और इसको फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। हाँ, दैट एरिया वाज फोर्टिफाइड एंड फोर्ट विलियम नेम, फोर्ट विलियम जो नाम है उसको वहां पर दिया गया था। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिशर्स यहां पर पहले से उनका एस्टैब्लिशमेंट था कलकत्ता सिटी में। सो उनको पसंद नहीं था कि उनके काम में कोई इंटरफेयर करे। और उसी बीच में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कर्नाटिक वॉर वाज आल्सो गोइंग ऑन। कर्नाटिक वॉर वाज आल्सो गोइंग। कर्नाटिक वॉर जो ये था, ये चलता था ब्रिटिश और फ्रेंच, और भी बहुत सारे प्लेयर थे, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे ये भी इनसे इन्वॉल्व थे। 3 वॉर है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर। सो इनके बीच में राइवलरीज थी। सो कलकत्ता में यहाँ पर था, और फ्रेंच ने भी एक फैक्ट्री डाली थी बंगाल में जिसका नाम था चंदर नगर। चंदर नगर एक जगह है जिसमें वहां पर फ्रेंच ने भी अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की थी। ओके, सो ब्रिटिश ने क्या किया, जो इनका फोर्ट विलियम था, जो इनका फोर्ट था, दे एक्चुअली माउंटेड कैनन ऑन फोर्ट। फोर्ट पर उन्होंने कैनन एस्टैब्लिश किया, तोप वगैरह लगा दी। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड fortification of some area that was not under their jurisdiction without taking permission from the सिराजुद्दौला। सो सिराजुद्दौला से बिना परमिशन लिए बहुत सारे एरिया को फोर्टिफाई, उसकी घेराबंदी वो करने लगे। अब जैसे एक एग्जांपल से समझो कि सपोज एज ए टेनेंट आई एम लिविंग इन योर हाउस, मैं आपके घर में किराएदार की तरह रहता हूं, और मैं आप ही के घर में कुछ एरिया को, हाँ, तोड़ के और उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसको हटाना चाहता हूं। सो आई कैन नॉट डू इट विदाउट योर परमिशन। आपके परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकता। सो यहां पर भी उन्होंने किया। सो इनडायरेक्टली दे ऑल्सो चैलेंज द सोवरेंटी ऑफ द सिराजुद्दौला। तो वो सिराजुद्दौला की सोवरेंटी को उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया। तो इसने क्या काम किया कि इसने
अटैक किया। हाँ, एक रीजन और था, जो लोग जैसे उसकी जो आंटी थी, उसके बेटे वगैरह जो प्लॉट कर रहे थे, और भी जो लोग थे, जो नोबल क्लास, फ्यूडल क्लास, वो लोग हेल्प कर रहे थे, उनको भी इन्होंने शरण देना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम में। सो ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला अटैक। सो सिराज अटैक फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम पर अटैक किया तो यहाँ पर जितने लोग थे वो कुछ अलग अलग जगहों पर भाग गए, जो मर्चेंट थे वहां पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, और बहुत सारे लोग नदी में कूद गए। और ऐसा बोला जाता है कि 146 पीपुल वर एक्चुअली अरेस्टेड एंड दे वर केप्ट एज ए प्रिजनर। तो 146 लोग अरेस्ट किए गए और उनको एज ए प्रिजनर रखा गया। जिस रात उनको प्रिजनर बनाया गया था, तो वहां पर अब उनको कहाँ ले जाएं, तो ऐसा बोला जाता है कि 18 बाई 14 फीट का एक रूम था, और उसमें एक ही विंडो था, और वहां पर इनको एकोमोडेट किया गया, रखा गया। बहुत सारे लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली प्लेस 146 पीपल इन दिस साइज ऑफ रूम। लेकिन जो भी अब रीजन रहा, जो भी फैक्टर हो, वेदर दैट स्टोरी इज ट्रू और फॉल्स, हाँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। सो यहां पर रखा, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब आउट ऑफ 146 123 डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन। तो इतने कम जगह पर इतने लोगों को बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली पीपल विल डाई ना। सो यहां पर उनको अरेस्ट किया गया, रखा गया, एंड दे डाइड। तो 23 पीपल ओनली सर्वाइव। और इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इस इंसिडेंट का यूज किया गया ब्रिटिश को एज अ प्रोपोगेंडा अगेंस्ट सिराजुद्दौला। जब कोई भी वॉर बैटल होता है, तो बैटल तो बाद में होता है, लड़ाई तो बाद में, फील्ड में बाद में होती है, सबसे पहले प्रोपोगेंडा का वॉर होता है। जैसे चाइना अमेरिका के बीच में सपोज रिलेशन इज नॉट गुड, तो चाइना अलग प्रोपोगेंडा चलाएगा कि अमेरिकन कैपिटलिस्ट पीपल दे आर नॉट गुड। अमेरिका अलग एजेंडा चलाता है कि कम्युनिस्ट पीपल चाइनीज दे आर नॉट गुड। तो अपने अपने जगह पर दोनों लोग सही हैं या गलत हैं, वो अलग एक इशू, अलग डिबेट है। लेकिन वॉर स्टार्ट होने से पहले वॉर ऑफ प्रोपोगेंडा इज ऑल्सो देयर। सो यहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी को एज अ प्रोपोगेंडा यूज किया गया अगेंस्ट सिराजुद्दौला। ओके, सो ये सब रीजन था। और इसके बाद उस टाइम पे कर्नल क्लाइव वॉज कर्नल एंड एडमिरल वाटसन, इन दोनों लोगों को भेजा गया। और इन्होंने आया तो इन्होंने सबसे पहले तो जो फ्रेंच सेटलमेंट था चंदर नगर पे, उस पर अटैक किया और फ्रेंच को वहां से हटा दिया। सेकंड, इनको पता था कि सिराजुद्दौला ही वाज नॉट एक्चुअली फ्रेंडली टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसका जो रिलेशन है वो ब्रिटिश से फ्रेंडली नहीं है, और वो नहीं चाहते थे कि अनफ्रेंडली रूलर जो हो बंगाल में रूल करे। तो लेकिन उनको एक डर था कि वेदर इट इज पॉसिबल टू एक्चुअली डिफीट सिराजुद्दौला इन रियल बैटल और नॉट। तो उनके मन में सस्पिशन था, तो वो नहीं चाहते थे कि यहां पर रिस्क ले या न ले। दैट वाज एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम। सो इस केस में कुछ डिसीजन लिए गए, सम डिसीजन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कुछ लोगों को पकड़ा, जैसे घसीटी बेगम, शी वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अलवर्दी खान। सिमिलरली शौकत जंग, he was cousin of Sirajuddaulah. Similarly, Jagat Seth, he was influential banker, businessman. Omi Chand, मीर जाफर, ऐसे लोगों से उसने सीक्रेट डील किया। सो रॉबर्ट क्लाइव एंटर इनटू सीक्रेट डील विद द पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द सिराजुद्दौला।
तो एक तो ये था कि वो रूलर बन गया है। एक्चुअली सिराजुद्दौला वाज वेरी इनएफिशिएंट एंड इनकेपेबल रूलर। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या कुछ बुक में उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, उसके पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा ये था कि उसको इसलिए हराया गया कि उनको मतलब हिस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कि ही वॉज द लास्ट रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बंगाल में उसको हटाकर धोखेबाजी हुई उसके साथ। हाँ, दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक तो ये था कि ही वॉज वेरी वीक, और दूसरा ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, और तीसरा जो था दैट इज नॉट गिवन इन मेनी बुक, दैट इज ही वॉज कैरेक्टरलेस पर्सन। ही वॉज कैरेक्टरलेस पर्सन, कैरेक्टर का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे औरतों के कपड़े पहनकर कोई वुमेन, कोई फंक्शन हो रहा हो तो वहां पर वो चला जाता था। जैसे पहले वुमेन का जो भी कोई इवेंट घर पे या कोई भी जगह पर होता था तो वो अलग सेपरेट होता था, तो वहां पर लेडीज के कपड़े पहन के चला जाता। कुछ कुछ हिस्टोरियन ने इसको रिकॉर्ड किया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप यहां पर पढ़ेंगे, सो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है, सिराजुद्दौला was losing grip on Bengal. His character was undoubtedly despicable, notorious as a tyrant who indulged freely in various vices, including sexual debauchery. He linked to disguise himself as a woman and gain entry into the women quarter of respectable Hindu household. So जैसे जगत सेठ था, his daughter was also molested by सिराजुद्दौला. So आपका एक दुश्मन हो, सब दो दुश्मन हो, सारे लोग आपके यहाँ पर आपके दुश्मन हो, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आप में भी है। सो जगत सेठ के पास अपॉर्चुनिटी थी कि जो उसका जो भी इज्जत गया था, जो भी उसका मान सम्मान था, उसको प्रिजर्व करने का, तो उसने भी क्लाइव से हाथ मिलाया। सो क्लाइव टुक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। ही स्ट्रक अ डील विद मीर जाफर, सिराज अंकल, एंड आल्सो एन एलाई ऑफ जगत सेठ। और मीर जाफर जो था उसको प्रॉमिस किया, मीर जाफर को प्रॉमिस किया कि मीर जाफर ही वॉज बेसिकली द कमांडर, और आप बोल सकते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल आर्मी। सो नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था। इसको बोला कि आप सिराज के अगेंस्ट हेल्प करो एंड यू विल बिकम द नेक्स्ट नवाब, तो आप नवाब बन जाओगे। सो इस तरह सीक्रेट जो कॉन्स्पिरेसी है दैट वाज एक्चुअली हैज्ड अगेंस्ट द सिराजुद्दौला, और अल्टीमेटली 23 जून 1757 को वॉर हुआ इन पलासी। जो नेम है उस प्लेस का, उसका नाम पलासी है, इसको एंग्लिसाइज्ड फॉर्म में प्लासी भी हम लोग बोलते हैं। सो बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन 23 जून 1757। सो अब ये जो बैटल है ये तो हो रहा है, बट इसमें क्या है कि जो आर्मी है नवाब की, डेट वाज फार मोर इन टर्म्स ऑफ नंबर एज कंपेयर टू द ब्रिटिश ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बहुत सारे जो उसके कमांडर है दे डिड नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द वॉर। जैसा सिर्फ मीर मोहन एंड मदन लाल एक्चुअली फॉट फ्रॉम द नवाब साइड। बाकी जो लोग थे दे सोल्ड एक्चुअली द नवाब बिफोर द वॉर एक्चुअली स्टार्टेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। सो यही दो लोग थे जो नवाब के साथ लड़ रहे थे, बाकी लोगों ने कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं किया। अल्टीमेटली सिराजुद्दौला नवाब आर्मी वाज डिफीटेड, ही वाज लेटर चेस्ड एंड ही वाज किल्ड बाय सन ऑफ मीर जाफर, एंड आफ्टर दिस एपिसोड मीर जाफर he became the Nawab of Bengal. So in terms of administration, Mir Jafar was actually Sirajuddaulah was replaced by Mir Jafar. बाकी EIC ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लिया था, उन्होंने बस दो एडवांटेज लिए इस बैटल के बाद। एक तो कलकत्ता को सोवरेन बना दिया, कलकत्ता बिकम सोवरेन मींस विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नवाब। और दूसरा जो था, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। आप नेट पर सर्च करेंगे तो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है साउथ ऑफ कलकत्ता। सो
इसका दीवानी राइट भी ब्रिटिश को मिल गया। दीवानी राइट मीन्स राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। सो इस डिस्ट्रिक्ट से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा दैट विल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी। ओके, सो ये तो डायरेक्ट डील हुई थी, लेकिन मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, और बहुत सारे पैसे दिए थे। मैंने क्लाइव को बहुत सारे पैसे उसने दिए थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स को पैसे दिए थे, और वो अब क्या करने लगे, उसको ब्लैकमेल कर, जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो मीर जाफर के कोर्ट में चले जाते थे, बोलते थे कि देखो हटा दूंगा, तो इस तरह से बदतमीजी करते थे हम। सो ये चैलेंज था काफी बहुत बड़ा मीर जाफर के लिए। दूसरा ये था कि जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड कॉमर्शियल मोनोपोली कंप्लीटली। अभी हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, अब वो प्राइस खुद ही डिसाइड करते थे। तो यहां पर पहले क्या था, जैसे ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है, तो यहां से ट्रेड होता था तो इट वाज बेसिकली टू वे ट्रेड। यहां से गुड्स जो होता था वहां से जाता था, और यहां से बुलियंस मीन्स बेसिकली दी गोल्ड एंड सिल्वर, वो यहां पर आता था। तो ये नेचर ऑफ एक्चुअली ट्रेड था। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपनी कॉमर्शियल मोनोपोली एस्टैब्लिश करेंगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या बैटल ऑफ प्लासी का, एक तो कि इन्होंने की लूट स्टार्ट कर दी। कॉमर्शियल मोनोपोली जो हैरिस, जो लोकल जो इंडिजिनस जो आर्टिसन थे, क्राफ्ट्समैन थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उन सबको इन्होंने धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। पहले ये क्या करते थे, यहाँ से गुड्स ले जाते थे और वहां से बुलियंस, वहां के जो से पैसे जो गोल्ड एंड सिल्वर वो लाते थे इसको पे करने के लिए। अभी क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रेज देयर रिसोर्सेज फ्रॉम बंगाल। अब बंगाल से कमर्शियल मोनोपोली इनकी है, सो यहीं से वो रिसोर्सेज यूज करेंगे और इसी रिसोर्स को यूज करेंगे फर्दर इसी के सामान में, यहाँ का सामान खरीदने के लिए। सो पहले ये टू वे जो ट्रेड होता था, अभी वो वन वे ट्रेड हो जाएगा। यहाँ से सब कुछ जा तो रहा है लेकिन उधर से कुछ आ नहीं रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन हो रहा है, जैसे नाली जाता है एक तरफ से ही जाता है सिर्फ। सो यहाँ पर पहले जो ट्रेड का जो नेचर था, डायरेक्शन था, वो भी अब चेंज हो गया, वो भी अब यूनिफॉर्म हो गया, यूनिडायरेक्शनल। सो यहाँ से सिर्फ गुड्स जा रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज जा रहे हैं, बट ब्रिटेन से कुछ हुआ भी नहीं रहा है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज टिल्टेड इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे बैटल ऑफ प्लासी के, और यहीं से रिसोर्सेज उन्होंने इतना ज़्यादा यूटिलाइज किया कि 1760 में फ्रांस को भी बैटल ऑफ वॉन्डेवॉस में उन्होंने कम्प्लीटली डिफीट किया, और फिर उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगा, क्योंकि मीर जाफर जो था उसको लगा कि राजा बन जाएंगे, फिर अपना रूल होगा, हम राज करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मनमानी करेंगे, बट दैट वाज नॉट इजी फॉर हिम। सो हुआ क्या कि एक्चुअली जो ब्रिटिश की एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी थी वो इसको ज़्यादा देर तक इसको टॉलरेट नहीं कर पाया था। सो ही कुड नॉट एफोर्ड द एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो उसने एक सीक्रेट अलायंस किया डच के साथ। तो डच जो थे इंडिया में मेनली इनएक्टिव थे, बट उनका एक जगह है चिंसुरा, हुगली के पास। सो चिंसुरा में उनका एक फैक्ट्री था, तो उनके साथ सीक्रेट अलायंस में बोला कि आप हमारा हेल्प करो अगेंस्ट द कंपनी, और हम जीतेंगे तो आपको ट्रेड कंसेशन दिया जाएगा, बट आई विल रूल एज ए सोवरेन रूलर। सो डच एग्री कर गए थे। सो बैटल ऑफ चिंसुरा टुक प्लेस, जिसको बैटल ऑफ हुगली भी बोला जाता है। सो बैटल ऑफ हुगली टुक प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस बैटल मीर जाफर वाज डिफीटेड एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम। इसका सन इन लॉ था मीर कासिम, उसने इसको रिप्लेस किया। सो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज जो थे वो वहां पर ये चल रहे थे। अब फिर क्या होगा, मीर कासिम आ गया। मीर कासिम ने भी बर्दवान, चित्तगोंग, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को की जो रेवेन्यू राइट थी वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। बहुत सारे पैसे भी दिए, क्लाइव को भी ब्राइव काफी अच्छा खासा अमाउंट दिया गया था। सो बट मीर जो कासिम था, he actually tried to act as an independent ruler.
उसको पता था कि इंडिपेंडेंट रहना है तो एक तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर जाना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ बंगाल वाज मुर्शिदाबाद। Murshidabad was the capital. So he shifted his capital from Murshidabad to Munger. Munger is in Bihar. Murshidabad is in Bengal. So उसने क्या काम किया कि अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से उसने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, मुंगेर। मुंगेर इसलिए शिफ्ट किया कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा अपने जो एम्पायर है, अपनी जो आर्मी है उसको मजबूत करेगा। सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर एंड ही ऑल्सो रेज्ड एन इंडिपेंडेंट आर्मी। और मुंगेर में ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कैनन फैक्ट्री। कैनन फैक्ट्री वहां पर और आर्टिलरी फैक्ट्री वहां पर उसने एस्टैब्लिश की, क्योंकि उसको पता था कि भले ही उसने ब्रिटिशर से थोड़ी देर के लिए पीछा छुड़ा लिया है, बट टू एक्ट एज सोवरेन रूलर ही हैज टू फाइट वॉर विद द ब्रिटिशर्स इन फ्यूचर। उसको पता था वॉर लड़ना, और वॉर जब होगा तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो इसलिए वो मॉडर्न लाइन पर इंडिपेंडेंट आर्मी और कैनन फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहा था। सो ही वॉज वेरी स्मार्ट। लेकिन उसमें क्या हुआ कि द रिलेशन बिटवीन एक्चुअली द मीर कासिम फर्दर डिटोरेटेड, क्योंकि एक इशू और था जिसको बोलते हैं दस्तक। दस्तक वॉज एक्चुअली ग्रांटेड बाई फारूक सियार। मुगल एम्परर फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक इशू किया था। दस्तक वॉज नथिंग बट फ्री ट्रेड पास। फ्री ट्रेड पास, जैसे कोई भी फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लेट अस सपोज एमएनसी को इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो कुछ कंसेशन देती है उसको, क्योंकि यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, इससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव होगी, हमें और ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। सो गवर्नमेंट जनरली करती है। सो फ्री ट्रेड पास वॉज देयर। लेकिन ये फ्री ट्रेड पास वॉज गिवन टू देम फॉर एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के लिए दिया गया था, लेकिन वो इसका मिसयूज करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड के लिए कैसे, जैसे सपोज मैं इंडियन हूं, आप कोई फॉरेनर सिटीजन हो, आप कोई गुड्स यहां पर बेचोगे तो आपको इस गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। सपोज लेट अस सपोज द अमाउंट ऑफ टैक्स इज 20%, और 100 रुपीज का गुड है तो आप मार्केट में उसको 120 में बेचोगे। इनका जो गुड्स है 100 रुपीज का, ये इसको सपोज यूरोप में जाकर बेच रहे हैं तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या काम करते थे कि ये दस्तक, ये जो फ्री ट्रेड पास थे वो इंडियंस को बेच दिया करते थे और बोलते थे कि पर पास 10 रुपीज हमें दिया करो और इनका भी फायदा हो जाता था। लेकिन जो दूसरा सपोज I1, जो दूसरा जो इंडियन मर्चेंट है उसको इसका नुकसान होगा, क्योंकि उसका गुड्स तो महंगा बिक रहा है और इसका गुड्स सस्ता बिक रहा है क्योंकि इसने परचेज किया है पास। सो ये जो ट्रेड है ये इसके फेवर में होगा, न कि इसके फेवर में। सो जो इंडियन मर्चेंट वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए हो रहा था, क्योंकि दे वर एक्चुअली मिस यूजिंग दिस दस्तक। मिस यूज ऑफ दस्तक वॉज देयर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो कुछ एग्रीमेंट उसने करना चाहा गवर्नर ऑफ बंगाल बंसी ट्राट, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि काउंसिल एक्चुअली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ डील बिटवीन गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मीर कासिम। सो इसने क्या क्या फ्रस्ट्रेशन में दस्तक जो ड्यूटी था उसको ही अबॉलिश कर दिया। अब न इनको कोई ड्यूटी देना पड़ेगा, न इनको कोई ड्यूटी देना पड़ेगा। सो अब इनको कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, इसको भी कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड was actually created by Mir Qasim. So that was actually very good step. But this was also direct attack on the commercial interest of the British EIC. ये EIC officials थे, उनके commercial interest पे भी attack था. So they are not going to tolerate. So they attacked Mir Qasim. So वो मीर कासिम को उन्होंने अटैक किया and मीर कासिम fled and he reached to अवध, और वहां पर सुजाउद्दौला, he was the नवाब of सुजाउद्दौला, who was the नवाब ऑफ अवध, वहां पर इसने रिफ्यूज लिया। और शाह आलम मुगल एम्परर भी वहां पर मिला, ही वॉज मुगल एम्परर। सो इन तीनों के बीच में सुजाउद्दौला, शाह आलम एज वेल एज मीर कासिम, इन तीनों के बीच में
ट्रिपल अलायंस, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम, इन तीनों के बीच में ट्रिपल अलायंस वाज फॉर्म। एक अलायंस बना जिसको ट्रिपल अलायंस बोलते हैं, एंड ये अलायंस जो है ब्रिटिशर्स को अटैक किया, एंड बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज पहले से बहुत ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल पूरे बंगाल पे आ चुका था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से वो रेवेन्यू भी अपना रेस कर रहे थे, कॉमर्शियल मोनोपोली भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली थी। सो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने जो उनकी आर्मी थी दैट वाज एक्चुअली नाउ फार मोर कॉम्पिटेंट एज कंपेयर टू द आर्मी ऑफ दिस ट्रिपल अलायंस पार्टी। सो बैटल ऑफ बक्सर took place, and in this battle EIC defeated this ट्रिपल अलायंस पार्टी, और बैटल ऑफ बक्सर भी इनके फेवर में था। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड, उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, उसमें सिर्फ एक प्रोविजन याद रखना, अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा was actually given to EIC। EIC को अब पूरे बंगाल से जो भी रिसोर्सेज है, जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे, और थोड़ा अमाउंट वो मुगल एम्परर शाह आलम को देंगे, बाकी वो खुद रखेंगे। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, एंड हाउ बैटल ऑफ प्लासी हेल्प द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी टू लेट देयर फाउंडेशन। ओके, सो इस तरह से, इस पर्सपेक्टिव में इसको हम लोग देखेंगे। बाकी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक जो होंगे उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।